फ्रेंड्स, भारतीय न्याय संहिता में अभी तक हमने इसका चैप्टर 1 जो प्रीलिमिनरी के नाम से है फ्रॉम सेक्शन 1 to 3। सेक्शन 1 में हमने नेम, एक्सटेंट, कमेंसमेंट इसके बारे में डिस्कस किया। सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता का डेफिनेशन पोर्शन का है और सेक्शन 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बता रखा। तो ये हमारा चैप्टर 1 है फ्रॉम सेक्शन 1 to 3। सेकेंड चैप्टर सेक्शन 4 से 13 तक है, वो ऑफ पनिशमेंट या दंडों के विषय में है। 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता में बताए हुए हैं, ये इसके सेक्शन 4 में प्रोविजन किया गया है। उसके बाद में थर्ड चैप्टर जनरल एक्सेप्शन का है, साधारण अपवादों का है, सेक्शन 14 से लेके 44 तक है। और फोर्थ चैप्टर है 45 से लेकर के और 62 तक का, उसमें अबेटमेंट के बारे में दिया हुआ है। अबेटमेंट यानी ऑफेंस की 5 कैटेगरी होती हैं, यानी कोई भी अपराध करना तो उसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले उसके थॉट प्रोसेस में आएगा, यानी इंटेंशन। उसके बाद में वो उसके लिए प्रिपरेशन करेगा, उसके बाद में अटेम्प्ट करेगा, सक्सेसफुली हो गया तो ऑफेंस, और खुद नहीं करके दूसरे से कराएगा तो अबेटमेंट। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है सेक्शन 45 से लेके 62 तक का, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट का। इसका सेक्शन 61 वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 62 है अटेम्प्ट का, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 5 है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो इसमें पहला जो सब हेडिंग या सब टाइटल ऑफ सेक्शन है वो है 63 to 73 सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराधों के बारे में। इसमें हमने सेक्शन 63 में रेप की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। रेप यानी क्या? सेक्शन 63 के सबसेक्शन ए में बताया गया, ए मैन पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और ऑनस ऑफ ए वुमेन, यानी कोई व्यक्ति किसी महिला के योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या ऑनस यानी गुदा में किसी भी सीमा तक प्रवेशन कारित करता है तो वो रेप करता, बलात्कार करता है। ऐसा 63 के ए इसमें बताया गया। 63 के बी में है इंसर्ट, वहां इंसर्ट तो कर रहा है लेकिन पेनिट्रेशन नहीं कर रहा है, यानी पेनिस को इंसर्ट नहीं करा रहा। तो क्या करा रहा है? बॉडी का कोई अदर पार्ट, जैसे हाथ की अंगुली, अंगूठा, ऐसा कुछ, या अदर कोई चीज, जैसे निर्भया के मामले में गाड़ी के जैक चढ़ाने वाली रोड को इंसर्ट करवा दिया था, जिससे उनकी इंटेस्टाइन फट गई थी और हैवी ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे कोई भी अदर पार्ट, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एनीथिंग में सब कुछ आ जाएगा जो अदर देन पेनिस, कुछ भी जो बॉडी में इंसर्ट किया जा सके। उसके बाद में, और यहाँ पे ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं, सिर्फ फर्स्ट इसका ए है, उसमें माउथ है, इसके अलावा माउथ नहीं होकर के तीनों ऑर्गन बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। कौन कौन सा? वेजाइना, यूरेथ्रा और ऑनस ऑफ ए वुमेन। सी में 63 के सी में दे रखा मैनिपुलेट्स यानी हस्त साधन, यानी वहां पे हाथ घुमाना, कहां? इन 3 ऑर्गन्स पे, वेजाइना, यूरेथ्रा, ऑनस, इस इंटेंशन से ताकि उनके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सके, संभोग किया जा सके। बिना इच्छा के है तो बलात्कार हो जाएगा, बलात्कार की कैटेगरी में चला जाएगा। 63 डी में है अप्लाइज हिज माउथ। अप्लाइज हिज माउथ यानी वहां पर मुंह लगाना। कहां पर मुंह लगाना? वेजाइना, यूरेथ्रा, ऑनस ऑफ ए वुमेन, इस इंटेंशन से। ये जो 63 के ए में दे रखा, ये ऑफेंस ओनली मैन कर सकता है, पेनिट्रेशन। ट्रांसजेंडर भी नहीं कर सकता और वुमेन भी नहीं कर सकती। यहां हम एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैन और वुमेन और ट्रांसजेंडर, इन 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ही और सी में ये तीनों आते हैं। भारतीय न्याय संहिता में भी इसको डिफाइन किया गया। पहले नालसा के केस से इसको डिफाइन किया गया कि ही में सी और ट्रांसजेंडर ऑल्सो इंक्लूड। तो ऐसा यहां ध्यान रखना, 63 के ए में 4 ऑर्गन्स हैं, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और ऑनस ऑफ ए वुमेन। 63 के बी में माउथ नहीं है, 63 के सी में भी माउथ नहीं है और 63 के डी में भी माउथ नहीं है। यह ध्यान रखना। 63 ए में मैन पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन बाय ए मैन। 63 के बी में
इंसर्ट है अदर देन पेनिस, कुछ भी बॉडी में इंसर्ट कराना, बॉडी पार्ट हो सकता है या कुछ और थिंग हो सकती है, कोई भी और चीज हो सकती है। 63 के सी में मैनिपुलेट्स, यानी वहां पे हाथ घुमाना इन ऑर्गन्स पे, ये ध्यान रखना खास तौर से, कहां हाथ घुमाना, तो यहाँ ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं। 63 के डी में मुंह लगाना, कहां मुंह लगाना, तो ये ऑर्गन्स के नाम दिए हैं, वेजाइना, माउथ, यहाँ माउथ नहीं है, माउथ सिर्फ ए में है, तो वेजाइना, यूरेथ्रा और ऑनस ऑफ ए वुमेन। तो ये 63 ए बी सी डी। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ लेते हैं कि ये 63 में, यहां पे आपको ऐसा पूछेंगे, इसका विशेष ध्यान रखना है, ये पूछ लेंगे कि 63 फर्स्ट या 63 का ए है, तो अपने को ध्यान रखना 63 सबसेक्शन ए, यहां फर्स्ट नहीं है, या ऐसा 1 2 3 4 ये भी नहीं है ना, ये वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये भी नहीं है, तो क्या है, यहां पे है ए बी सी और डी। ये 63 के सब सेक्शंस ए बी सी और डी हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इन सबको इसी प्रकार से हमको लर्न करना है और इसी प्रकार से लिखना है। यहां पर ए में मैन के द्वारा पेनिट्रेशन किया जा रहा है और बी में इंसर्ट्स अदर देन पेनिस बॉडी पार्ट या एनी अदर थिंग्स, और 63 के सी में मैनिपुलेट्स यानी हाथ घुमाना, और 63 के डी में माउथ अप्लाई करना। 63 ए में 4 ऑर्गन है, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, ऑनस ऑफ ए वुमेन, और 63 के बी में माउथ को छोड़ करके बाकी तीनों ऑर्गन है, सी में भी माउथ को छोड़कर बाकी तीनों ऑर्गन है, और डी में भी माउथ को छोड़कर तीनों ऑर्गन है। कौन से तीनों ऑर्गन है, वेजाइना, यूरेथ्रा और ऑनस ऑफ ए वुमेन। ये 63 की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया, और साथ ही हमने ये भी डिस्कशन किया, इसका एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि वेजाइना का जो एक्सटर्नल पार्ट है, जिसको हिंदी में भागोष्ठ कहा गया, वो भी इसी का पार्ट है। ऐसा नहीं कि इंटरनल जो इंसर्ट कराएंगे वो वेजाइना है, बाहर का हिस्सा नहीं, तो बाहर का हिस्सा भी इसी डेफिनेशन में माना गया। तभी तो माउथ अप्लाई करना और हाथ घुमाना उसमें कवर होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए एक्सप्लेनेशन में इसको स्पष्ट किया गया। फिर एक्सेप्शन में यह कहा गया कि अगर कोई मेडिकल पर्पस के लिए कुछ ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर इंसर्ट कराता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उसने रेप का ऑफेंस कमिट किया है। और कहीं पर भी अगर उसका पति है और 18 साल से अधिक की उम्र है, उसने इनमें से कोई सा भी एक्ट किया, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी तक मैरिटल रेप में हस्बैंड को लाइबल नहीं माना गया है, इन फ्यूचर मान लिया जाएगा, जब मानेंगे तब देखेंगे, अभी तो नहीं माना जा रहा है। और अभी महिला को भी सीधा सीधा रेप के लिए लाइबल नहीं मानते, पति को भी नहीं मानते। अगर पत्नी 18 साल से ऊपर की है, तो कम की है तो वो रेप में लाइबल हो जाएगा, पॉक्सो में चला जाएगा फिर। और एक वुमेन को भी लाइबल नहीं माना गया है, वुमेन को लाइबल माना गया है अगर अबेटर मौके पे प्रेजेंट है। अबेटर मौके पे प्रेजेंट है, उसके लिए क्या होगा, अबेटर मौके पे प्रेजेंट है उसके लिए यहां पे अप्लाई हो जाएगा, पहले आईपीसी थी तब 114 सेक्शन अप्लाई हो जाता था, और अब अगर वुमेन मौके पे प्रेजेंट है तो 64 में, ये 64 इसमें रेप का पनिशमेंट मिलता है। तो 64/54 होने पर महिला रेप के लिए लाइबल हो सकती है अगर वो मौके पे प्रेजेंट है, व्हेन अबेटर ऑन प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। तो ये इसके लिए ये ध्यान रखना है। हस्बैंड कब लाइबल हो रहा है, यहाँ 2 सिचुएशन में हो रहा है, या तो पत्नी 18 से कम है तो पॉक्सो में चला जाएगा, या पत्नी सेपरेशन में रह रही है, यहाँ 67 में सेपरेशन में रह रही है, उसके साथ में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा बिना उसकी सहमति के, तो मैरिटल रेप में चला जाएगा। इनका विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में इन्हीं चीजों को पूछा जाता है कि ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो मेन इसमें पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो 63 और 64 पे बेस्ड है, सारा 63 पे डेफिनेशन पोर्शन पे ये आपने समझ लिया, इसका पनिशमेंट वाला 64 आपने समझ लिया, 73 तक इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा चेंज होकर के, और ये पूरा का पूरा सेक्सुअल ऑफेंसेस और उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया। तो 63 डेफिनेशन का हो गया, 64 पनिशमेंट ऑफ रेप का हो गया। तो अब इस डेफिनेशन
इसके एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन, इनको हमने सबको डिस्कस किया। इसके बाद में, हाँ जी, इसके बाद में 64 में देखिएगा, 64 में पनिशमेंट फॉर रेप है। पनिशमेंट फॉर रेप में मिनिमम 10 ईयर और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ये दो चीजें ध्यान में रखें यहाँ 64 में। तो 63 का हमने इसको रिवाइज किया, 64 देखिएगा। 63 के डिस्कशन और अच्छे से रिवीजन के बाद में अब हम 64 के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 64, इसमें पनिशमेंट के बारे में बता रखा कि मिनिमम 20 ईयर तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, जो एलआई तक बढ़ाया जा सकता है। एलआई अभी आगे आएगा, यहाँ 20 ईयर तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। 64 के ए में, ये हमारा सेक्शन 64 का ए है, इसमें बता रखा है कि यहाँ 64 में, 64 के 1 में, ए नहीं, यहाँ 64 के 1 में 10 ईयर तक का, पहले आईपीसी में 7 ईयर होता था, अब इसमें 10 ईयर का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कर दिया। तो 10 ईयर तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो एलआई तक बढ़ाया जा सकता है। और 64 के सेकंड में जो अथॉरिटी पर्सन के द्वारा रेप किया जाता, उसमें 20 ईयर और एलआई तक का है, वो 20 ईयर भी रिग्रेस है। और ये 64 का सबसेक्शन 1 है जो 10 ईयर का है, वो भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। यानी कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा, कोई पब्लिक सर्वेंट होगा, कोई आर्म्ड फोर्सेस का कोई पर्सन होगा 64 के 2 में, या कोई मैनेजमेंट ऑफ किसी जेल के मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति होगा, हॉस्पिटल स्टाफ का कोई व्यक्ति होगा, कोई रिलेटिव गार्जियन या टीचर होगा, या कम्युनल या सेक्रेटरियन वायलेंस यानी सामुदायिक या पांथिक हिंसा के दौरान कोई व्यक्ति ऐसा गैंग रेप करेगा, या वो जानता है कि ये प्रेग्नेंट है फिर भी उसके साथ में रेप करेगा, और ऐसा जानता है कि महिला कंसेंट देने में कॉम्पिटेंट नहीं है, जैसे मान लो वो पागल है या कोमा में, उसके साथ में ऐसा करेगा। ये 64 का सबसेक्शन 2 में ये सारी चीजें दे रखी है। या मेंटली या फिजिकल डिसेबल है महिला, या ग्रीवियस बॉडीली हार्म कोज करेगा रेप करके, या रिपीटेडली रेप करेगा। तो ये 64 के 2 में ए से लगा करके और एम तक ये अथॉरिटी पर्संस का दे रखा। अगर इन्होंने रेप का ऑफेंस कमिट किया 64 के सबसेक्शन 2 में, तो मिनिमम पनिशमेंट है 20 ईयर तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और एलआई तक हो सकता है। अब एक बार ध्यान से देखें, 63 में हमने डेफिनेशन देखी, 63A, B, C, D, इनको इनकी जगह अच्छे से लर्न करना। उसके बाद में इसका जनरल एक्सप्लेनेशन, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं और 2 एक्सेप्शन दे रखे हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में 64 में इसका पनिशमेंट दिया हुआ, तो इसमें भी 2 है, सबसेक्शन 1 और 2। सबसेक्शन 1 में है कि अगर रेप किया यानी नॉर्मल रेप हुआ है तो मिनिमम 10 ईयर का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो एलआई तक हो सकता है। और 64 के 2 में है कि अगर अथॉरिटी पर्सन ने किया, 64 सबसेक्शन 2 के ए से लेकर के और एम तक की अथॉरिटी पर्सन ने किसी ने रेप किया है, तो ऐसे मामलों में उसको सजा कम से कम 20 ईयर से लेके एलआई तक हो सकती है। इस यहां तक ये 63 और उसके बाद में 64 ये हमने डिस्कस किए, दोनों के दोनों सेक्शन। 63 रेप को डिफाइन करता है, रेप या बलात्संग क्या है, और 64 इसके पनिशमेंट के बारे में प्रोविजन करता है भारतीय न्याय संहिता का। आगे के जो सारे सेक्शंस हैं वो इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। आज आपको ये YouTube पे कई दिनों के बाद वीडियो अवेलेबल होगा, इसलिए कोई भी अभी तक के वीडियोस में या इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें लिख करके कमेंट करके भेज दीजिएगा, हम आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे। इसके बाद में सेक्शन 65, अब देखो एक बार फिर ध्यान से देख लो। 63 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेप, 64 में पनिशमेंट ऑफ रेप, 65 अब 65 में देर का थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है, यानी कुछ कतिपय मामलों में बलात्संग, यानी कैसे, अगर महिला की एज 16 ईयर तक की है या बिलो 12 ईयर की है, उनके मामले में सेक्शन 65 में प्रोविजन किया गया है। 65 में है कि अगर वो 16 ईयर तक की है तो उसमें कम से कम 20 ईयर तक का ये इसका पनिशमेंट दे रखा है 65 का, कि अगर ऐसी सिचुएशन है
तो 20 साल तक का कठोर कारावास से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और यहाँ आजीवन कारावास को डिफाइन किया गया है कि शेष बचा हुआ उसका प्राकृतिक जीवन वो आजीवन कारावास का मतलब ये रहेगा, कहाँ 65 में। इसके बाद में अगर उम्र 16 साल से कम है तो 20 साल हो गया, और 16 से कम है तो एलआई या डेथ तक उसको दिया जा सकता है, 20 ईयर एलआई या डेथ दिया जा सकता है। 65 के सबसेक्शन 2 में प्रोविजन किया गया 20 ईयर तक का कठोर कारावास यानी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, एलआई और यहां डेथ तक का प्रोविजन किया गया है यहां 65 में, अगर एज 12 ईयर या इससे 12 ईयर से कम किए। ये हो गया 63 डेफिनेशन ऑफ रेप, 64 पनिशमेंट ऑफ रेप, 65 16 ईयर से बिलो या 12 ईयर से बिलो के साथ में रेप किया जाता है उनके पनिशमेंट के बारे में प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 66। सेक्शन 66 में प्रोविजन किया गया है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग प्रेसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, यानी पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। अगर कोई किसी महिला के साथ में इस प्रकार से रेप का ऑफेंस करता है जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे या उसकी डेथ हो जाए, ऐसा होता है ना रेप विद मर्डर विद रेप, या पहले रेप किया और मर्डर कर दिया, तो ऐसे मामलों में 20 ईयर एलआई या डेथ तक के पनिशमेंट का प्रोविजन इसमें किया गया है। हाँ बोलो, कोई डाउट हो तो पूछिए। सारे पनिशमेंट के 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 सारे पनिशमेंट के हैं। डेफिनेशन का तो एक है 63, ठीक है। हाँ तो वो भी पनिशमेंट है, उसमें भी हस्बैंड को पनिशमेंट है, ठीक है ना, सारे पनिशमेंट के। हाँ यस, देखो यहां डिफाइन 63 में कर दिया अच्छे से, उसके बाद में 63 में डिफाइन किया, 64 में इन जनरल पनिशमेंट बता दिया। अब ये स्पेसिफिक है 65, अगर वो 16 साल से कम की है, 12 साल से कम की है तो 65, 66 में है अगर उसकी ऐसी मानसिक स्थिति खराब कर दी या मर्डर कर दिया तो फिर वो 66 में चला जाएगा। और 67 में दे रखा हस्बैंड है पत्नी के साथ में सेपरेशन की डिक्री, देखो ध्यान रखना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 9 में होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिक्री कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, और 10 में है सेपरेशन की डिक्री। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग सेपरेशन की डिक्री में दोनों अलग अलग रह रहे हैं और बिना वाइफ की कंसेंट के जाकर के वाइफ से सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा उसकी कंसेंट के बिना, तो 67 में रेप के लिए चला जाएगा। आज कोई एग्जाम में इंटरव्यू में पूछता है मैरिटल रेप का कौन सा है, तो एक तो ये बताना है 67 में, और दूसरा बताना है अगर वाइफ कम की है 18 साल से कम की है, इसका एक्सेप्शन सेकंड में बता रखा है, तो भी रेप की डेफिनेशन में हो जाएगा भले ही वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो यहां 67 में देखिएगा, इसमें सबसे कोई पूछ ले रेप की सबसे छोटी सजा कौन सी है, तो 67 में दे रखी है। 67 में दिया हुआ है कि अगर उसको 2 ईयर जो 7 साल तक का हो सकता है, कम से कम 2 साल से लेके 7 साल तक की सजा का प्रावधान 67 ईयर में 67 का जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन है उसमें किया गया है। उसके बाद में सेक्शन 68 में हमने डिस्कस किया कि प्राधिकार के किसी व्यक्ति के द्वारा मैथुन कारित करना, ऐसा ही हमने 64 के सबसेक्शन 2 में भी डिस्कस किया था जैसा 68 में दिया गया है। तो हमें लगेगा अलग से क्यों दे रखा है, और ऐसा ही पोक्सो का भी सेक्शन 5 और सेक्शन 9 इनमें भी दिया हुआ, पोक्सो एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 9 इनमें भी दिया हुआ है अथॉरिटी पर्सन के द्वारा पेनिट्रेशन किया जाना या एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल असॉल्ट बाय अथॉरिटी पर्सन, तो उधर पोक्सो एक्ट का भी यहां साथ में लिख लो सेक्शन 5 सेक्शन 9। 64 का सबसेक्शन 2 में भी अथॉरिटी पर्सन है, और 68 में स्पेसिफिक दे दिया कि ऐसा कोई अथॉरिटी पर्सन है, वो कोई विश्वास के संबंध वाला है, कोई लोक सेवक होगा या किसी जेल का या हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति होगा, इसने अगर
रेप का ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसे मामले में कम से कम 5 साल का कठोर कारावास जो 10 साल तक का हो सकेगा। ये 68 में दिया हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 में दिया हुआ है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी प्रवंचनापूर्ण साधनों के द्वारा मैथुन कारित करना। ये 69 में, यानी महिला को झूठा विश्वास दिलाना कि वो व्यक्ति उसका पति है। कब? जब या तो बाल विवाह हुआ हो, महिला जानती नहीं कि ये उसका पति है। आज का जमाना तो वीडियो कॉलिंग का है, इसमें तो सब चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन हर जगह आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। गरीब मुंह में, देहात का इलाका हो, कोई जनजाति समाज का हो, ऐसे वहां पे बचपन में बाल विवाह हो गया, नहीं पता, कोई व्यक्ति ऐसे झूठा विश्वास दिलाता है ये जानते हुए कि वो उसका पति नहीं, उसको कहता वो उसका पति है। या महिला बहुत गहरी नींद में है मान लो, ऐसे में वो विश्वास दिलाता वो उसका पति है। या इंटॉक्सिकेशन या नशे की हालत में, यानी महिला भ्रम में पड़ जाए कि वो ही उसका पति है या नहीं है। जैसा एक हिंदी फिल्मों का गाना है ना, छत पे सोया था बहनोई मैं तने समझ के सो गई, राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। तो यहाँ पे वो तो महिला खुद जाके सो गई, ऐसा उस गाने में आता है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा कर दो, वो आदमी वो खुद महिला को ऐसा विश्वास दिलाता कि वो उसका पति है, ऐसा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा अगर उसने ऐसा किया है तो 10 ईयर तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, उसको 10 साल तक के कारावास की सजा, या रिग्रेस नहीं लिखा हुआ, 10 साल तक के कारावास की सजा, 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, ये इसमें दिया हुआ है सेक्शन 69 में। सेक्शन 70 में दे रखा गैंग रेप, सामूहिक बलात्संग। गैंग रेप, इनके केसेस भी अभी हम ब्रीफली एक बार डिस्कस करेंगे, एक बार प्रोविजन देख लीजिएगा। गैंग रेप में 70 में, यानी जहां एक पर्सन, एक ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते क्या गैंग रेप में एक व्यक्ति के द्वारा रेप किया जाना भी आता है? बिल्कुल आता है। कैसे आएगा? एक व्यक्ति तो रेप कर रहा है और बाकी के लोग सब उसको उकसा रहे हैं, अबेटमेंट कर रहे हैं, वहां पे खड़े हुए मौके पे। एक्ट एक ही व्यक्ति कर रहा है। इन 63 सबसेक्शन ए बी सी डी इन डेफिनेशंस में ये कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उकसाने वाले लोग, तो इसलिए एक या एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा गैंग रेप कमिट किया जाता है, तो उसके बारे में पनिशमेंट सेक्शन 70 में दिया गया है। और 70 में है कि मिनिमम 10 ईयर से LI तक का, यानी कम से कम 20 साल की कठोर कारावास या आजीवन कारावास तक की सजा उसको दी जा सकती है। और ऐसा ही गैंग रेप अगर सामुदायिक हिंसा के दौरान होता है सबसेक्शन 2 में, तो उसको कम से कम आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 में कि ऐसे गैंग रेप में जहां कोई एक ग्रुप ऑफ पर्संस ने मिलकर के एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति दुर्भावनावश एक समूह गठित करके ऐसा कोई कार्य करेगा, तो उसमें 20 से लेकर डेथ तक के पनिशमेंट का प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता में किया गया। सेक्शन 71 में भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन किया गया है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, यानी पुनरावृत्ति करता अपराधियों को दंड। एक बार रेप का ऑफेंस किया, सजा हुई, फिर जेल से बाहर आया, फिर रेप का ऑफेंस कर दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए सजा में कोई लीनियंसी या कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, जिसको वर्धित दंड या इनहेंस पनिशमेंट कहते हैं, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस या गवर्नमेंट नोट या करेंसी नोट या स्टाम्प या कॉइन्स, इनके अगेंस्ट जो ऑफेंस करेगा या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस करेगा रिपीटेडली, उसमें भी इनहेंस पनिशमेंट है और यहां पर भी इनहेंस पनिशमेंट है। 71 में भी अगर रेप में एक बार सजा होगी, फिर वापिस वही अपराध करता है, तो उसको बढ़ी हुई सजा देंगे। बढ़ी हुई सजा का मतलब है जहां दे दिया ना कि मिनिमम 10 टू LI, तो फिर उसको LI देंगे। 20 ईयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट टू LI, तो उसको कम से कम LI ही दी जाएगी। क्यों? एक बार ऑफेंस किया, सजा दे दी, फिर वापिस वही ऑफेंस कर रहा, तो ऐसे आदमी को फिर नरमी नहीं बरती जाएगी। एक बार देखना इसका चैप्टर 12 और चैप्टर 17 किसका है, हेडिंग देखो, वो रिपीटेड ऑफेंडर्स के बारे में है कि नहीं है। जो पहले 75 सेक्शन में, आप वाले में टेबल है ना, टेबल दे रखी है आप वाले में,
एक बार देखो 75 का पेयर क्या है इसमें, ये देखो टेबल में देखो भारतीय न्याय संहिता की, आप ऑनलाइन में भी देखिए और ऑफलाइन में भी देखिए। 75 का पेयर क्या है, आईपीसी के सेक्शन 75 का भारतीय न्याय संहिता में कौन सा सेक्शन है, ऐसा देखो। आईपीसी का 75 टेबल में, कंपैरिजन टेबल में देखना आपको, है ना, जो कंपैरिजन टेबल अभी जो भी डायरेक्ट आए उन सब में कंपैरिजन टेबल दे रखी है। आप आईपीसी का 75 देख लो, क्योंकि इतने सालों से है। 354A निकालो भारतीय न्याय संहिता का। तो इसमें 350, हाँ आईपीसी का 75 देखना है। इतने तो टोटल सेक्शन ही अब नहीं छोड़े इन्होंने, 358 तक है आईपीसी का। 13, हाँ 13 देखो बीएनएस का, बीएनएस की धारा 13 देखिए, वो इनहेंस पनिशमेंट के बारे में बता रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं। तो 13 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 13 में है, पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो इसमें दे रखा ना चैप्टर 10 और चैप्टर 17, अध्याय 10 और अध्याय 17। अब देखिए चैप्टर 10 किसके बारे में है, ऐसे एक एक चीज देखते चला करो। तो चैप्टर 10 भारतीय न्याय संहिता का, इसमें प्रोविजन किया गया है चैप्टर 10 में 10, हाँ, रिलेटिंग टू कॉइन्स, करेंसी नोट, बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टैम्प। ये मैं बता चुका बोल के, लेकिन मैं दिखा के बताना चाह रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो सेक्शन 13 इनहेंस पनिशमेंट की बात करता है, यहां पे 71 रेप के मामले में कठोर कारावास दिया जाए उसकी बात करता है, ठीक है। यहां पे ये भी कठोर कारावास दिया जाए उसकी बात करता है। कठोर का मतलब होता है दे दिया 10 ईयर और एलआई, तो अब एलआई देंगे उसको। 20 ईयर रिग्रेस इंप्रिजमेंट और एलआई, तो फिर एलआई देंगे, इसमें बढ़े हुए दंड का ये मतलब होता है। तो 13 में दिया हुआ है चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 हमने देखा कॉइन्स, करेंसी नोट, बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड है। और दूसरा उसमें दे रखा है चैप्टर 17। तो 17 प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस का है, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। इन अपराधों को एक बार किसी ने किया और फिर करेगा तो चैप्टर 10 भारतीय न्याय संहिता और चैप्टर 17 भारतीय न्याय संहिता, इनके बारे में सेक्शन 13 भारतीय न्याय संहिता में कहा गया अगर ये चैप्टर 10 के और चैप्टर 17 का ऑफेंस करेगा तो उसको कौन सी सजा देंगे, इनहेंस पनिशमेंट। यहां 71 भारतीय न्याय संहिता में रेप से रिलेटेड कहा गया, एक बार ऑफेंस किया उसको सजा हो गई, सजा भुगत ली, उसके बाद में फिर वही रेप का ऑफेंस कर रहा है या सजा के दौरान रेप का ऑफेंस कर रहा है। सजा के दौरान आप कहेंगे कैसे करेंगे, जिस मान लो पैरोल पे आ गया, ये राम रहीम अभी पैरोल पे है, तो ऐसे लोग जो पैरोल पे हैं, और भी बहुत सारे अपराधी हो सकते हैं, इसको तो लोग जानते हैं, पब्लिक डोमेन में न्यूज आती रहती है इसलिए लोग देखते रहते हैं, इसलिए मैंने नाम लिया। कोई भी हो सकते हैं, वो आसाराम बापू हो सकता है वो, और बाकी कोई, किन्हीं को भी भाई किसी संत महात्मा में विश्वास हो तो वो नाराज मत हो ना, अपन लॉ के स्टूडेंट है, किसी बाबा जी को, किसी साधु साध्वी को टारगेट करके नहीं बोलते हैं अपन, तो ऐसे आपको ध्यान में आ जाए इसलिए बोल रहे हैं। किसी की श्रद्धा हो तो बनाए रखना, क्योंकि कई बार पता नहीं होता सच क्या झूठ क्या षड्यंत्र क्या, वो जाने। हम डिस्कस करें पनिशमेंट ऑफ रेप। तो 71 में एक बार रेप का ऑफेंस किया, सजा हो गई, और मान लो सजा के दौरान या तो पैरोल पे है या सजा पूरी होने के बाद में फिर किसी का रेप करता है तो उसको बढ़ी हुई सजा दी जाएगी। अब बढ़ी हुई सजा कैसे, 64 को याद करो, 64 के सबसेक्शन 1 में क्या दे रखा है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 10 ईयर या एलआई, तो फिर उसको एलआई देंगे। 64 के 2 में दे रखा 20 ईयर का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट या एलआई, तो यहां पे 20 ईयर का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट के बजाय एलआई देंगे 64 के सबसेक्शन 2 में। तो ये हो गया 71। 72 भारतीय न्याय संहिता, 72 भारतीय न्याय संहिता में हमने डिस्कस किया डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इन सर्टेन ऑफेंसेज एटसेट्रा, यानी कतिपय अपराधों आदि में पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण। कौन कौन से ऑफेंसेज, जो सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, ये वाले, ये पनिशमेंट के सारे सेक्शन है ना, यहां से लेके ये सारे के सारे, इन सेक्शन में अगर उसकी पहचान प्रकट ना की जाए, यानी जो कोई उसका नाम या किसी और बात, जो ऐसा व्यक्ति
जिसको पीड़ित कहा गया है उसकी पहचान हो सके, यानी जिसके साथ अपराध हो गया, किसके साथ में, उस बच्ची के साथ, तो इनमें से किसी में भी आने वाला, यानी रेप के लिए पनिशमेंट है ये सर्टेन सिचुएशन में, इन सारी धाराओं में जहां पता है इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसकी पहचान को, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी तो फिर वो सोसाइटी में वापस स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी कभी भी, इसलिए यहां पे मना किया गया, उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। 64 से लेके 71 तक का जो भी ऑफेंस किसी के साथ हुआ हो, जैसे उन्नाव रेप केस वाला, अभी तो सजा होगी, कुलदीप सेंगर नाम है उनका, बीजेपी विधायक का, सजा नहीं हुई थी उससे पहले राहुल गांधी ने ऐसे पीड़िता का फोटो ट्वीट कर दिया था, उनको तुरंत हटाना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। कई बार वो एकदम से मीडिया के सामने खुद आ जाती है तो मीडिया को चेहरा ब्लर करके बताना होता है। जैसे अभी इस सेंगर वाले मामले में सजा हुई, उस समय वो पीड़िता का रोते हुए का वीडियो है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा ब्लर किया हुआ है ताकि समाज में उन बच्चियों को या उन महिलाओं को वापिस सामान्य जीवन जीना। जैसे मान लो किसी महिला के साथ हो गया, लोग साथ पीढ़ी तक ताना देंगे अगर सबने पहचान प्रकट कर दी कि अरे इसकी बहन के साथ ऐसा हो गया, इसकी माँ के साथ ऐसा हो गया, इसकी दादी के साथ ऐसा हुआ, इसकी नानी के साथ ऐसा हुआ। जैसे अजमेर 92 वाले, आज 92 में 33 ईयर हो गए उन लड़कियों के साथ रेप हुआ जब वो स्कूल की स्टूडेंट थी या कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। अब आज वो दादी नानी बन गई, अब उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए तो हर कोई बताएगा कि ये वो अजमेर रेप कांड वाली है, तो वो समाज में जगह जगह ताने मिलेंगे। इसलिए उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाए और महिला के हित में है और वो लिख करके देती है, उसके बेनिफिट में है, तो आइडेंटिटी लिखने के बाद में बताई जा सकती है, बाकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और अगर कोई करेगा तो 2 साल तक के कारावास की सजा, 2 ईयर तक का इंप्रिजनमेंट है। अब देखो यहां पे वो रेप नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, ये ध्यान रखना। बाकी तो सारे रेप वाले हैं। 72 में उसको भी कवर किया गया है कि कोई भी सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में ऐसे आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा, ये दे रखा। 73 में प्रिंटिंग पब्लिशिंग मैटर्स रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग। देखो ये तो है इन जनरल रेप हो गया, अब मामला कोर्ट में चल रहा है 73 में, तो कोर्ट में चल रहे मामले के बारे में भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आईओ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस काम में लगा हुआ, उसको तो पूरा पता है नाम क्या है, जाति क्या है, उम्र क्या है, एड्रेस क्या है, सारी चीजें जानता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो आईओ उस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दे। ये तो हो गया 72 में। लेकिन अब मामला कोर्ट में आ गया तो कोर्ट के कर्मचारी भी जान गए कि नाम, एड्रेस, क्योंकि रिकॉर्ड पे तो रहता है। ऐसे में कोई भी आइडेंटिटी अगर कोर्ट की अंडर ट्रायल मैटर में डिस्क्लोज करेगा तो 73 में वही पनिशमेंट 2 ईयर का किया गया है। सेक्शन 73 में भी 2 वर्ष तक के कारावास के पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया, 2 ईयर तक के इम्प्रिजनमेंट का। तो ये देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फिर अपन केसेस पे आते हैं। सेक्शन 63, सीधा केसेस पे आते हैं। केसेस देखिएगा, केसेस में हमने कृष्ण लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1980 का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, रेप से रिलेटेड। ये डेफिनेशन ऑफ रेप और पनिशमेंट सारी चीजें आ जाएंगी। दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में है कि नो मींस नो, अगर महिला ने कह दिया उसकी सहमति नहीं थी तो फिर सहमति नहीं थी। उसके बाद में तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस केस नोन एज मथुरा रेप केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहां पर 2 कांस्टेबल ने मिलके, एक का नाम गणपत था और एक का नाम तुकाराम था। गणपत ने सक्सेसफुली रेप किया और तुकाराम ने अटेम्प्ट किया, तो वो अटेम्प्ट के लिए गया, लेकिन बाद में उनको कोर्ट ने बरी कर दिया और ये कहा कि लगता है कि महिला की सहमति रही होगी। पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की आलोचना की गई। तो तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। निर्भया के मामले में पूरा देश रेप के मामले से आंदोलित हो गया था, या सबसे पहले तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, जिसको मथुरा रेप केस कहते हैं क्योंकि वो बच्ची जो अनुसूचित जाति समाज से थी उसका नाम मथुरा था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद यहाँ की वो घटना है। मुकेश एनसीटी दिल्ली, ये दोनों केस मैंने पास पास ही लिखे हैं। दूसरा ये निर्भया वाला केस ये है मुकेश वाला 2017 का, जिसमें दिल्ली में एक लड़की का रेप हुआ जिसको निर्भया रेप केस के नाम से जाना जाता है, जबकि उनका नाम ज्योति सिंह था, ज्योति सिंह है ये उनका नाम था।
तो इस केस में 5 लोगों ने मिलकर के उनका रेप किया था, उनमें से एक जना माइनर था, उनको बाद में सबको डेथ पनिशमेंट मिला, माइनर को छोड़ करके, माइनर को जेजे के अकॉर्डिंग, वो 4 महीने ही छोटा था 18 से, इस चक्कर में वो बच गया। फिर स्टेट ऑफ पंजाब गुरमीत सिंह, यहां पर महिला अपनी इच्छा से किसी के साथ में कोई लड़की जाती है स्कूल के गेट से और बाद में वो वापस स्कूल के गेट पे छोड़ जाते हैं और वो अपनी किसी क्लासमेट को, टीचर को, स्कूल में किसी को नहीं बोलती और अगले दिन फिर घर पे उसकी माँ देखती है कि ये ब्लीडिंग कैसे हो रही है, तो फिर वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। और ऐसा ही एक केस है जिसमें महिला घर पे सो रही होती है, लड़की घर पे सो रही होती है, लोग आते हैं चारपाई सहित उसको उठा के ले जाते हैं, गैस गोडाउन के पीछे रेप करते हैं, फिर वापस सुला जाते हैं। तो इसमें है कि वो घर वाले जब देखते हैं या ब्लीडिंग कैसे हो रही है फिर पूछते हैं तो बताती कैसे रेप हुआ। तो इनमें यह कि कंसेंट थी कि नहीं थी, तो यहाँ ये इनके बड़े अच्छे केस हैं स्टेट ऑफ पंजाब गुरमीत सिंह वाला। लीलू वर्सेस ये राजेंद्र, लीलू एलियास राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ऐसे ही शैलेंद्र कुमार राय वर्सेस झारखंड, ये 2 फिंगर 3 फिंगर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी जिस किसी के साथ में रेप हुआ, ये पुराना बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, इसलिए इस केस में कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया। पहले मेडिकल करते थे तो डॉक्टर ऐसे 2 फिंगर इंसर्ट करा के देखता था वेजाइना में, इजीली जा रही है, ऐसा मान लेते थे, प्रिज्यूम कर लेते थे रेप हुआ, या 3 फिंगर इंसर्ट कराते थे, देखते थे कि रेप हुआ। कोर्ट ने अब मना कर दिया कि भैया रेप में भी ये इस डेफिनेशन के अनुसार कुछ इंसर्ट करा रहे हैं बिना इच्छा के, यहां पे भी इंसर्ट करा रहे हैं। तो ये तो कोई, आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और हर चीज से, सीमन के सैंपल से, जो उसके कपड़े हैं उन पे सीमन के स्पॉट से चीजें पकड़ में आ जाती हैं। ऐसे में 2 फिंगर 3 फिंगर इंसर्ट कराना बिल्कुल इनह्यूमन है, अमानवीय है, इसलिए इसको रोक दिया गया। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पहले आईपीसी में और बाद में 2013 के अमेंडमेंट के बाद में भी ऐसा था कि पति अगर 15 साल से कम का है तो रेप मानते थे, 15 से ऊपर का है तो रेप नहीं मानते थे। यहां कोर्ट ने साफ कह दिया इंडिपेंडेंट थॉट के केस से कि इस 15 को 18 ईयर पढ़ा जाए, क्योंकि हमने पॉक्सो में 18 ईयर की एज का प्रोविजन किया है। भले ही हस्बैंड होगा, अगर 18 ईयर से कम है तो वो रेप की डेफिनेशन में जाएगा, पॉक्सो में जाएगा। इसके बाद में राहुल वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2022 का है केस है, और उसके बाद में आरआईटी फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, मैरिटल रेप को लेकर के था कि मैरिटल रेप को रेप डिक्लेयर किया जाए। तो इसमें कोर्ट ने इसको, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मैटर को रेफर किया, अभी वो पेंडिंग है, जब जजमेंट आएगा तब देखा जाएगा। अभी अगर मैरिटल रेप का नहीं लगाते हैं तो फिर वो लड़कियां पति पे 377 इसका लगाते हैं, अननेचुरल ऑफेंस का, तो ये केसेस लगा देते हैं। और ऐसा ही कोई, ये 2-4 केस बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवतेज सिंह जौहर का, एक मिनट बता रहा हूं, ये LGBTQI+ से रिलेटेड है। सुरेश कुमार नाज फाउंडेशन एनसीटी दिल्ली, और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन एलियन जोहन का, और सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट 2023 का, ये सेम सेक्स मैरिज वाला और LGBTQI+ से रिलेटेड है। नवतेज सिंह जौहर, सुरेश कुमार नाज फाउंडेशन, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन और सुप्रियो चक्रवर्ती। हाँ जी, हाँ चारों को ही, लेकिन वो एक माइनर था वो इसलिए बच गया था, 5 लोग थे ना टोटल। हाँ, जो छोटे वाला था जिसके 4 महीने एज कम थी वो बच गया था, बाकी सबको हुई। तो ये हमारा भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 5 का जो ये सबटाइटल है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराध 63 से 73, इनको हमने डिस्कस किया। इसके केसेस हम डिस्कस करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ऐसे ही हमने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नौशाद 2014 का केस रेप से रिलेटेड है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राकेश कुमार 2009, स्टेट ऑफ राजस्थान ओम प्रकाश 2002, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अंकित पुरुषोत्तम, ये विवाह का झूठा झांसा देकर के जिसने सेक्सुअल रिलेशन बनाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं विवाह का झूठा झांसा देने वाले। हमने कुछ सिंबॉलिक केसेस लिए हैं, एक अमजद खान का भी केस है इसमें। तो ऐसे पहले कह दिया मैरिज करूंगा, बाद में उससे संपर्क संबंध बनाए, सेक्सुअल रिलेशन बनाए और बाद में मैरिज नहीं की, ये उसका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अंकित पुरुषोत्तम 2021 का लेटेस्ट केस है। वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2010, ये भी इसी प्रकार का केस है जो झूठे झांसे वाला। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मुंशी, नरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट, तुलसीदास कानोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा,
और एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एनसीटी दिल्ली 2022 का, ये अबॉर्शन से रिलेटेड है। अबॉर्शन 24 वीक तक वैलिड है ऐसा एक्ट में कह दिया, लेकिन उसमें लिख दिया फॉर मैरिड वुमेन। बाद में ये अनमैरिड जो गर्ल्स थी ये कोर्ट में चली गई थी, फिर कोर्ट ने इसमें भी रिलैक्सेशन दिया कि इसमें आर्टिकल 14 का डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर मैरिड और अनमैरिड का ऐसा हम मानते हैं तो। फिर कोर्ट ने कह दिया अबॉर्शन एज ए राइट फॉर बोथ मैरिड और अनमैरिड फॉर 24 वीक तक का। फिर छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो में दिलीप सिंह, ये वाला केस, ये दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी इसमें आएगा और ये वाला भी इसमें आएगा। नो मीन्स नो में छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 29 का। यानी पहले कितने ही लंबे समय तक किसी महिला के किसी पुरुष से संपर्क संबंध रहे हो, सेक्सुअल रिलेशन उनका रहा हो, लेकिन जिस समय महिला ने कह दिया मेरी सहमति नहीं थी, मतलब सहमति नहीं थी, इसलिए इसको नो मीन्स नो, यानी नो मीन्स नो, नहीं तो नहीं, यानी कंसेंट नहीं। इसके बाद में बोधिसत्व गौतम वर्सेस कुमारी सुब्रा चक्रवर्ती 1996, इसमें भी एक लेक्चरर ने अपनी स्टूडेंट के साथ में मैरिज की और बाद में लोक लिहाज समाज के डर के मारे उस मैरिज को मानने से डिनाई कर दिया, तो ये कंपनसेशन के मामले के नाम से जाना जाता है, रेप के मामले जिसमें कोर्ट ने कंपनसेशन दिलाया। अब तो सेक्शन में ही साथ में प्रोविजन किया गया है, ये जो हमारी सेक्शन की ये धाराएं हैं ये वाली, जिसमें 64 पनिशमेंट है, यहां से लेके इन सेक्शंस में साथ में दे रखा है। जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो भी एक्यूज्ड से दिलवाए जाएंगे, और दूसरा जो भी उसके ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा वो भी दिलवाया जाएगा, और उसकी आर्थिक सहायता भी की जाएगी, वो सीधा उसी विक्टिम को दिया जाएगा। ये इसमें प्रोविजन किया गया, लेकिन पहले नहीं था, तो सुप्रियो चक्रवर्ती के केस में दिलवाए गए, इस नाम से जाना जाता है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड चंद्रिमा दास, ये बांग्लादेशी महिलाओं के गैंग रेप के केस के नाम से जाना जाता है। यहां सेक्शन 70 भारतीय न्याय संहिता गैंग रेप का है और ये गैंग रेप से रिलेटेड केस है। बिल्किस बानो वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2002, ये भी गैंग रेप का ही मामला है। 2002 में गुजरात में जो हिंसा हुई उसमें सामुदायिक हिंसा में, पांथिक हिंसा में एक महिला के साथ में गैंग रेप किया गया, उसका मामला बिल्किस बानो, जिनके एक्यूज को अभी कुछ समय पहले गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ा था, रिलीज कर दिया था जेल से, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल में डाला कि ऐसे हीनियस क्राइम में क्रिमिनल्स को इस प्रकार नहीं छोड़ सकते। मधुकर नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें एक बॉम्बे पुलिस का कांस्टेबल था, बानूबाई नाम की प्रोस्टिट्यूट के घर गया और उन्होंने बानूबाई को छेड़ा। बानूबाई चिल्लाए तो उन्होंने देखा कि लोग पकड़ लेंगे, लोग भागे, तो वो सब इंस्पेक्टर भाग गया और बाद में कोर्ट में प्ली ली कि साहब इनको मैं क्या छेड़ूंगा, ये तो है ही पैसे से प्रोस्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने कहा भले ही पैसे से कुछ भी हो, इस तरह से उनको नहीं छेड़ा जा सकता। इसके बाद में इंडियन वुमेन सेज गैंग रेप अंडर ऑन विलेज कोर्ट, ऑर्डर ऑफ विलेज कोर्ट, तो गांव की पंचायत के आदेश के, यानी इस केस में एक समुदाय की महिला, जैसे सिक्किम में कुछ दिन पहले जातीय हिंसा हो रही थी, मैतेई की, कुकी की, नागा की, इस प्रकार से कोई एक समाज के लोगों का और दूसरे समाज के लोगों से झगड़ा था, तो एक समाज की लड़की का दूसरे समाज के लड़के से संपर्क संबंध था, तो गांव के लोगों ने कहा कि इसका रेप कर दो, ये दूसरे लोगों में जा रही है, हमारी बेइज्जती हो रही थी। गैंग रेप का एक केस है। और राजस्थान वाला विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें विशाखा गाइडलाइन दी गई थी, वो भी गैंग रेप का एक बहुत बड़ा केस है। तो ये हमने सेक्शन 63 से लेकर के 73 तक हमने डिस्कस किया, इसके प्रोविजन डिस्कस किए, केस लॉ हमने डिस्कस किया। आप में से किसी का कोई डाउट हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और कोई बात पूछनी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।